हेलो फोक्स, वेलकम टू बिग प्रॉफिट्स। तो आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। हम जानेंगे कैसे आपकी वेल्थ कंपाउंड होगी म्यूचुअल फंड के द्वारा, कैसे आपकी 10,000 की जो एसआईपी है उससे आपको 1.5 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। एक मैसिव अमाउंट, मात्र छोटे से इन्वेस्टमेंट से। और जानेंगे कि कौन कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जहां पे आप निवेश कर सकते हो। एसआईपी करोगे या लमसम करोगे, ये जानेंगे कि एसआईपी से फायदा होगा या लमसम से फायदा होगा। बेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन वेरियस कैटेगरी जानेंगे। बेस्ट डेट टू डू एसआईपी, कौन सी ऐसी डेट है जहां पे आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो एसआईपी के थ्रू तो आपकी रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाएगी। और कैसे 1 करोड़ आप बना पाओगे 10,000 रुपए की एसआईपी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम गर्ग है, मेरे चैनल का नाम बिग प्रॉफिट्स है। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने पहली वीडियो हमारी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर नहीं देखी है तो जाकर आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि म्यूचुअल फंड्स अपने लिए कभी भी इन फ्यूचर भी अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, रूल ऑफ 72 क्या है, कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है, और भी बहुत सारी चीजें म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने उस वीडियो में डाली है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मेरा किसी भी फंड हाउस के साथ कोई भी टाई अप नहीं है, कोई भी पैसे का लेन-देन नहीं है। यहाँ पे जो भी मैं आपको बताऊँगा फंड, वो मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ। अनटिल अनलेस आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करिए। आप अगर अपनी ड्यू डिलिजेंस के साथ कुछ नया, रिसर्च के साथ कुछ नया अपने लिए बेहतर फंड देख पाते हैं तो आप देख सकते हैं। ये सिर्फ मेरी प्योरली एक स्टडी मैंने यहाँ पे शेयर की है, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं होने वाली है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, ये टॉपिक मैंने कवर पिछली वीडियो में भी किया था, फिर भी मैं बता देता हूँ जो भी नए बंदे हैं उनके लिए। वो म्यूचुअल फंड्स क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है दोस्तों, कि आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है। आपके पास पैसा है, आप इस पैसे को ग्रो करना चाहते हो, पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, और आपको शेयर मार्केट का आइडिया नहीं है, मार्केट कैसे काम करता है, किन शेयरों में निवेश करना है। तो आप क्या करते हो, आप एक इन्वेस्टर हो, आप एक फंड हाउस के पास जाते हो, ठीक है। इस फंड हाउस का दोस्तों काम ये होता है कि ये आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है वेरियस सिक्योरिटीज के अंदर, इक्विटीज के अंदर, डेट म्यूचुअल फंड्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के अंदर। तो ये फंड हाउस क्या करता है, ये काम कराता है फंड मैनेजर के थ्रू। अब ये जो फंड मैनेजर होता है ये अपॉइंटेड बाय फंड हाउस होता है, और ये आपका पैसा जो कि फंड हाउस से इसको मिलता है उसको वेरियस सिक्योरिटीज में डालता है, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल स्टॉक्स, डेट और मनी मार्केट से रिलेटेड चीजों में, ठीक है, इन चीजों में डालता है और एक रिटर्न निकाल कर देता है, ठीक है। रिटर्न जनरेट करके देता है आपके इस पैसे पे, और ये जो रिटर्न होती है ये बाद में आपको ही मिल जाती है। दोस्तों, इसमें फायदा ये होता है कि आपको कोई भी एनालिसिस, कोई भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती। बस आपको एक टाइम पे मेहनत ये करनी होती है कि आपके लिए कौन सा फंड हाउस या फंड अच्छा है। उसके बाद आपका पैसा ऑटोमेटिकली कंपाउंड होना शुरू कर देता है, क्योंकि आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर अपनी रिसर्च, अपनी एनालिसिस और अपनी टीम वर्क के साथ आपके लिए रिटर्न लाने में जुट जाता है, जिसके बदले में आप इसे एक छोटी सी फीस देते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो इसको एक्सपेंस रेशियो मिल जाता है, एक्सपेंसेस इसके पे हो जाते हैं फंड हाउस के, बस उसके बाद आपका रिटर्न बनता जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखिए टॉपिक्स जो इस वीडियो के होने वाले हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब आते हैं कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड। दोस्तों, ये भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूं पिछली वीडियो में कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स क्या है। इस वीडियो में दोबारा से शेयर कर रहा हूं जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक उस वीडियो के अंदर हैं। लगभग 50 मिनट की वीडियो है। अगर आप वो देख लेते हो तो आप मास्टर बन जाओगे म्यूचुअल फंड को पिक करने के। आप कंपाउंडिंग समझ पाओगे, पर्सनल फाइनेंस समझ पाओगे, शार्पे रेशियो, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें मैंने वहां बात करी है, आप जाके जरूर देखें। इसके बाद आ जाता है कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड। कैटेगरी बहुत सारी है म्यूचुअल फंड्स की। एक लार्ज कैप फंड होता है जिसमें लार्ज कंपनी आती है, बड़ी कंपनी आती है, टॉप की 100 कंपनीज आती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। जो भारत की 100 सबसे बड़ी कंपनियां, उन्हें लार्ज कैप कहते हैं, उन्हीं में ये फंड निवेश करता है। दूसरा आता है मिड कैप। मिड कैप होता है
101 से 150वीं 250वीं कंपनी, 101 से 250वीं कंपनी, यानी लगभग 151 कंपनीज यहाँ आ जाती हैं मिड कैप के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। फिर आता है लार्ज एंड मिड कैप, जिनमें 100 कंपनियां और 150 कंपनियां, टोटल मिला के 250 251 कंपनियां का बास्केट बन जाता है, वो आती हैं। ठीक है दोस्तों। अब आता है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में 250 के बाद वाली जो कंपनियां आ गई वो सब आती हैं। इसके बाद आता है ईएलएसएस स्कीम। ईएलएसएस स्कीम दोस्तों ये एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पे टैक्स सेविंग की बात हम करते हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे जितना आप कंट्रीब्यूट करते हो उसके अंदर उस पर डिडक्शन देती है। 1.5 लाख तक की सीलिंग होती है अगर आप ओल्ड टैक्स स्लैब को भर रहे हैं तो। ईएलएसएस में डोमेस्टिक इक्विटीज में, यानी देश के अंदर जितनी भी कंपनियां उनमें निवेश किया जाता है। ठीक है। और इसमें लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। ईएलएसएस के साथ ये है कि आप 3 साल तक इसमें पैसा नहीं निकाल सकते। 3 साल के अंदर अंदर आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। 3 साल पूरे हो जाने के बाद आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। फिर है थीमेटिक फंड। जो भी म्यूचुअल फंड किसी भी थीम्स के बेस पे डिजाइंड होते हैं उन्हें हम थीमेटिक फंड कहते हैं। इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड ये मिमिक करते हैं इंडेक्स को, जो हमारे निफ्टी 50 है उसको, हमारा बीएसई के सेंसेक्स को, नेक्स्ट 50 निफ्टी नेक्स्ट 50, ये जो इंडेक्स बना रखे हैं, मिड कैप इंडेक्स को, स्मॉल कैप इंडेक्स को, डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स बनाए हुए हैं मार्केट में एनएससी और बीएसई के द्वारा। इन इंडेक्स को हम बेंचमार्क कहते हैं। तो जैसा इंडेक्स परफॉर्म करता है ये उसको मिमिक करते हैं। इसमें फंड मैनेजर का कोई भी एक्सपर्टीज यूज नहीं होता, ये जस्ट मिमिक करते हैं, इसलिए यहाँ फंड मैनेजर की फीस भी नॉमिनल होती है। तो इसको हम इंडेक्स फंड कहते हैं। ओके दोस्तों। इसके बाद आता है सेक्टोरल फंड। सेक्टोरल फंड जैसे फार्मा सेक्टर चल रहा है तो उसके ऊपर लगा दी, फाइनेंशियल सेक्टर चल रहा है, आईटी सेक्टर चल रहा है तो उनके ऊपर सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स बने हुए मार्केट के अंदर, उनको हम सेक्टोरल फंड कहते हैं। ओके। थीमेटिक और सेक्टोरल में ये फर्क है कि थीमेटिक हो गया, जैसे ग्रीन एनर्जी एक थीम है तो ग्रीन एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स आ गए तो वो थीमेटिक फंड हो गया। लेकिन हमने कहा पावर सेक्टर, तो यहां सिर्फ पावर सेक्टर की बात होगी तो ये सेक्टोरल फंड हो गया। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है थीम और सेक्टर में। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। वाई एक्सपेंस रेशियो मैटर्स। देखिए एक्सपेंस रेशियो मैंने अभी आपको सबसे पहली स्लाइड में बताया कि फंड मैनेजर आपको रिटर्न लाने के बदले में या आपको रिटर्न प्रोवाइड करता है, अपनी मेहनत लगाता है, एक्सपर्टीज लगाता है, रिसर्च लगाता है, तो उसको भी पैसा चाहिए होता है, सैलरी चाहिए होती है, बोनसेस चाहिए होती हैं, तो उसको फंड हाउस प्रोवाइड करता है। तो फंड हाउस, हर एक फंड हाउस इसकी एवरेज में आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करता है, जो फंड हाउस का खर्चा है। ठीक है। ये एक्सपेंस रेशियो डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट पेपर चार्जेस, डिफरेंट डिफरेंट कमीशन, ब्रोकरेज चार्जेस, इससे रिलेटेड होता है, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस से रिलेटेड होता है। उसको कंबाइनली एक ही बार लेता है एक्सपेंस रेशियो करके। एक ही बार का मतलब एक ही हेड में लेता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो, फंड हाउस लेता है। तो एक्सपेंस रेशियो क्या मैटर करता है, एक्सपेंस रेशियो किस तरह से रिटर्न पे मैटर करता है। देखिए अगर आपके फंड का हाउस फंड का हाउस नहीं, फंड का एक्सपेंस रेशियो अगर आपका कम है कंपेयर टू दूसरे उसके अकॉर्डिंग, दूसरे फंड के अकॉर्डिंग, तो आप बहुत अच्छा पैसा यहाँ बचा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम 2 फंड ले रहे हैं और हम समझेंगे हाई एक्सपेंस रेशियो के बारे में। एग्जांपल, 2 म्यूचुअल फंड्स विद सिमिलर स्टाइल्स, वन चार्ज 2% एक्सपेंस रेशियो एंड अदर चार्ज 1% एक्सपेंस रेशियो। तो होगा क्या, ओवर 25 years of 10,000 SIP per month, every month amount created in first round will be 1.87 CR। और दूसरे में कितनी होगी, सेम अमाउंट, दूसरे में होगी 2.24 CR। यानी हुआ क्या कि इन्होंने कहा 10,000 की अगर आप SIP करते हो, 25 साल के लिए करते हो, तो एक में अगर फंड में एग्जांपल के 2% एक्सपेंस रेशियो, एक में 1% एक्सपेंस रेशियो है, तो इनका आउटकम डिफरेंट आएगा 25 साल बाद। क्या आएगा, एक में तो आपके पैसे हो जाएंगे 1.87 करोड़ रुपी और दूसरे में हो जाएंगे 2.24 करोड़ रुपीस। ठीक है। रिटर्न अगर सेम चल रही है, रिजल्ट सेम चल रहा है, तो एक्सपेंस रेशियो में फर्क आ गया, लगभग 30-40 लाख 50 लाख का फर्क यहाँ पे आ गया है।
तो एक्सपेंस रेशियो बहुत मैटर करता है। 1% आप सोच लेते हो 1% से क्या होगा, 1% बेटा लॉन्ग टर्म में चलोगे ना तो बहुत फर्क पड़ता है। अब आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट बहुत ही हॉट क्वेश्चन ये है पूरी इंडस्ट्री के अंदर कि एसआईपी करें या लमसम करें। तो देखो मोटा मोटा रूल समझ लो, अगर आपके पास लमसम पैसा है लगाने के लिए और आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके कोई मानसिक प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो 3 साल के लिए 5 साल के लिए रख के बैठ सकता हूँ, 10 साल के लिए रख के बैठ सकता हूँ, तो जिस दिन आप पे लमसम है आप उसको मार्केट का सेंटिमेंट देख के लगा दो। मार्केट का सेंटिमेंट देख के लगा दो मतलब अगर मार्केट लगातार गिर रहा है या लगातार उठ रहा है तो आप ट्रांचेस में लगा दो। मान लो 2 ट्रांचेस में लगा दो, 3 ट्रांचेस में लगा दो, तो एवरेज आउट भी हो जाएगा, लमसम की तरह भी लग जाएगा। लेकिन आप कहोगे मैं प्योरली लमसम लगाना चाहता हूँ, तो भी लगा दो। अगर आप 5 साल के लिए लेके बैठना चाहते हो, 10 साल के लिए लेके बैठना चाहते हो, तो छोटे मोटे एवरेज आउट करने से भी कुछ नहीं होगा। एसआईपी किन के लिए होता है? एसआईपी उनके लिए होता है जिनके पास लमसम पैसा नहीं है, पहली बात। सैलरीड पर्सन है, दूसरी बात उनकी सैलरी से ही उनको खर्चा करना है और इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट अवेलेबल है हर महीने, तो उनके वो सलाह दी जाती है कि आप एसआईपी करो। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि सिस्टमैटिक है। अगर आपकी 50,000 की सैलरी है, 20,000 खर्चे में ला रहे हो, 30,000 बच गए, 30,000 में से 20,000 आप इन्वेस्ट करना चाहते हो हर महीने, तो आप हर हर महीने एसआईपी मोड में कर दीजिए। क्योंकि आज आपके पास 20 लाख नहीं है, आज आपके पास 10 लाख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी मंथली सैलरी का जो एक्सपेंस कट के जो बचेगा उसको लगाना है आपको, तो ये आपके लिए एसआईपी बेटर है। लेकिन अगर आपके पास लमसम पैसा है और आप 10 साल तक लगाना चाहते हो, 5 साल से ऊपर ऊपर लगाना चाहते हो मार्केट में, तो आप लगा दो, आपका लॉन्ग रन में पैसा बनेगा ही। लमसम और एसआईपी से फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि लमसम में आप ज्यादा रिटर्न कमा पाओगे, क्योंकि उसमें ज्यादा पैसा आपका लंबे टाइम पीरियड के लिए लग पाएगा। एसआईपी में क्या होगा, वही पैसा आपका इंटरवल्स के बाद लगेगा। इंटरवल्स के बाद मतलब अगर आप ये सोच के देखो, आपको लगाने साल में 12 लाख रुपए हैं और हर महीने आप एसआईपी कर रहे हो 1-1 लाख की, तो अगर आप जनवरी से काउंट करो या जनवरी से काउंट करो, तो पहले जनवरी में तो 1 लाख लग गए, लेकिन 11 लाख अभी आइडियल है। फिर दूसरी फरवरी में जब आएंगे तो 1 लाख लग गए, फिर 10 महीने आइडियल है। तो ऐसे एंड सो ऑन करके लग तो 12 लाख जाएंगे, लेकिन एक एक महीने के अंतराल पे लगेंगे, तो वहां रिटर्न इतनी नहीं आएगी। अगर आपके पास 12 लाख पहले ही दिन है, जनवरी वाले दिन है, और आप 10 साल के लिए लगाना चाहते हो, तो इसमें क्या होगा कि 12 लाख तुरंत मार्केट में जाएंगे और पूरे पे रिटर्न निकल के आएगा, तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा आएगा। ठीक है, अब इनका अंतर और अच्छे से समझ लेते हैं। एसआईपी में आपकी कॉस्ट एवरेज हो जाती है। एवरेज कैसे हो जाती है? देखो साल भर मार्केट एक जैसा नहीं चलता, नीचे भी नहीं चलता, ऊपर भी नहीं चलता, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो आपकी जो एनएवी है या आपकी जो कॉस्ट है वो एक्यूमुलेट होके रिड्यूस होके सब तरीके से एवरेज हो जाती है कि भाई जनवरी में कोई कॉस्ट थी फंड हाउस की, फंड की, फरवरी में कुछ है, मार्च में कुछ है, अप्रैल में कुछ है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरे साल में वेटेड एवरेज हो जाता है उसका, यानी कि एवरेज कॉस्ट आ जाती है। यानी मार्केट बढ़े या घटे, आप एक लीनियर वे में चल रहे हो, तो वहां पे आपकी कॉस्ट एवरेज होके आ गई। ठीक है, लमसम में ये बेनिफिट नहीं मिलता। सपोज लमसम में आपने 1 जनवरी को लगा दिया और मार्केट जो है उसके बाद नीचे ही गया, तो आपकी वो एवरेज जो कॉस्ट है वो नॉर्मली ज्यादा है। और अगर आप पे एसआईपी में पैसे लगाने को थे, ठीक है, तो आपने जनवरी में भी लगाया हाई कॉस्ट पे, फरवरी में लगाया उससे लो कॉस्ट पे, मार्च में लगाया उससे लो कॉस्ट पे, अप्रैल में लगाया उससे लो कॉस्ट पे, तो वेटेड एवरेज निकल के जो आएगी ना, तो वो आपकी जो जनवरी की इन्फ्लेटेड थी उसको भी एवरेज आउट कर देगी, एवरेज डाउन कर देगी। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट करनी है तो एसआईपी बेटर। अगर लमसम पैसा लगाना है 5-10 साल के लिए तो लमसम बेटर, ये आपकी चॉइस है। ठीक है ना। और एसआईपी में क्या होगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट एवरेज हो जाती है, तो जब मार्केट गिरने लग जाते हैं ना ऊपर से, तो आपकी क्योंकि कॉस्ट एवरेज है, आपके पास एवरेज कॉस्ट रिडक्शन का बेनिफिट है, तो आपका जो पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है ना, वो ड्रास्टिकली नहीं गिरेगा, वो धीरे धीरे गिरेगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट एक्यूमुलेट होके कम हो गई है, ऑलरेडी कॉस्ट बेनिफिट हो गया आपको। ठीक है, चलिए, दूसरा एसआईपी से क्या होता है, धीरे धीरे पैसा जुड़ता है, आपको टेंशन नहीं होता, एसआईपी से कटता जाता है। लमसम में आप पहले जोड़ते हो फिर लगाते हो, तो सबके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं।
ठीक है दोस्तों, अब आगे आ जाते हैं। अब हम 5 म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे जिसमें आप निवेश कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आ जाता है इंडेक्स फंड। 5 अलग-अलग तरीके के लिए है मैंने, उसको समझ लेना। इंडेक्स फंड सबसे पहले, इंडेक्स फंड देखो, मैं लार्ज कैप फंड को सजेस्ट करता, लेकिन लार्ज कैप फंड समझ लो 100 कंपनियां टॉप की भारत की। लेकिन लार्ज कैप कंपनियां बहुत बड़ी हो गई हैं पहले ही, और उनमें ज़्यादा पोटेंशियल नहीं बनता रिटर्न लाने का, और यहाँ पे फंड मैनेजर पैसा एक्टिवली एक्टिवली मेहनत करने का चार्ज करता है, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने लार्ज कैप फंड सजेस्ट नहीं करा। ये नॉर्मली लार्ज कैप फंड इंडेक्स को ही मिमिक कर रहा होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इंडेक्स में है 100 स्टॉक्स, उन 100 में से ही छांटना है फंड मैनेजर को। अब फंड मैनेजर उस 100 में से छाटेगा, ठीक है। और सेबी ने गाइडलाइन पूरी दे रखी है कि आप इसमें स्मॉल कैप नहीं भर सकते, लार्ज है तो लार्ज ही भरोगे। पहले चल जाता था, अब नहीं चलता। तो अब ऐसे में लार्ज में से ही चुनना है। अब क्योंकि फंड मैनेजर के पास ज्यादा स्किल यूज करने के लिए एरिया ही नहीं बचा, 100 में से ही करना है, तो नॉर्मली ये इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। पिछली वीडियो में मैंने डाटा बताया कि लार्ज कैप कैसे इंडेक्स हगर हो गए। इंडेक्स हगर मतलब इंडेक्स को ही खा लिया उन्होंने, इंडेक्स को ही कॉपी कर रहा है पूरी तरह, और आपका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा भी जा रहा है, और कैसे वो आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे इंडेक्स को, वो फर्स्ट वीडियो में डाला हुआ है, ये पार्ट 2 है, ठीक है, उसको देख लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसलिए लार्ज कैप फंड को नहीं सजेस्ट कर रहा, यहाँ पे मैं इसलिए आपके पास इंडेक्स फंड को सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स फंड ये ऐसा फंड है जो इंडेक्स को मिमिक करेगा। फंड मैनेजर की एक्टिवली यहाँ पे एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स सफिशिएंट है अपने आप में, और इंडेक्स को मिमिक कर रहा है, फंड मैनेजर की स्किल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ एक्सपेंस रेशियो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, बहुत ही सस्ता पड़ेगा ये फंड आपको। तो कॉस्ट में आपको बेनिफिट मिल गया, तो लगभग लगभग 50 पैसे या आप कह लो 1-2% का आपको रिटर्न में बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। वो सस्ती पड़ जाती है रिटर्न आपको, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम हो गया। तो अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे इंडेक्स फंड थे ऑप्शन के लिए कि कौन कौन से चुनूं, तो मैंने वो इंडेक्स फंड चुनने के लिए सोचा जिसको लगभग 10 साल हो गए हों। पहली बात तो 9-10 साल हो गए हों मार्केट के अंदर, उसने हर तरह का टाइम देखा हो। तो मैंने जो फंड चुना वो 2013 से मार्केट में आया हुआ है, और अच्छी एएमसी का हो। तो मैंने जो चुना वो एचडीएफसी का है, बढ़िया एएमसी है। इसके बाद मैंने देखी रिटर्न्स, रिटर्न्स भी अच्छी हो, और ट्रैकिंग एरर सबसे कम हो। ट्रैकिंग एरर क्या होती है, जब आप इंडेक्स को मिमिक कर रहे होते हो तो क्या होता है, कुछ ना कुछ एरर्स तो आएंगी ही, क्योंकि आप किसी की मिमिक्री कर रहे हो, आप बिल्कुल श्योर शॉट तो उसके जैसे हो नहीं, नकल कर रहे हो ना, तो थोड़ी बहुत तो डिफरेंस रहेंगे ही, बढ़ने में घटने में। तो यहाँ पे जो उसको कहेंगे ट्रैकिंग एरर, तो ट्रैकिंग एरर यहाँ पे 0.052 है, और फंड्स में इससे ज्यादा ट्रैकिंग एरर। और ये किसको मिमिक कर रहा है, ये बीएससी के सेंसेक्स को मिमिक कर रहा है। सेंसेक्स को मैंने निफ्टी के ऊपर चुना, क्योंकि निफ्टी में होता है 50 स्टॉक्स, सेंसेक्स में होता है 30। मैंने सोचा ज्यादा कि ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो, अप्रोप्रिएट हो, फोकस तरीके से हो, क्योंकि एक फोकस फंड होता है 25 से 30 स्टॉक ही होते हैं। तो मैंने यही सोचा कि निफ्टी 50 में तो 50 स्टॉक्स और ज्यादा हो जाएंगे, मुझे लग रहा है ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने सेंसेक्स को चुना, ठीक है। दूसरी बात, एक्सपेंस रेशियो भी इसका कम है, 0.20%, बहुत ही मिनिमम चार्जेस है। और फंड मैनेजर है कृष्ण कुमार डागा जी। तो मेरे को ये फंड जो है बहुत सही लगा आपके लिए, तो आप इंडेक्स फंड में इसको चूज कर सकते हैं। रिटर्न इसकी 5 ईयर के अगर अंतराल में कैगर निकालें, क्योंकि अभी मार्केट डाउन है फ्रेंड्स, अगर मार्केट इतनी तरह ड्रॉ डाउन नहीं होता, पिछले 6 महीने से डाउन है, तो यही रिटर्न आपको 13.80 नहीं दिखती, या लगभग आपको 15-16-17% दिखाई दे रही होती है यहाँ पे। और इंडेक्स फंड के साथ क्या है, बहुत ही सेफ है, क्योंकि इंडेक्स को मिमिक कर रहा है, ठीक है। और इंडेक्स में को मिमिक कर रहा है मतलब इंडेक्स में जो जो कंपनी आती रहेंगी उनमें निवेश होता जाएगा, इंडेक्स में जो कंपनियां गिरती जाएंगी उनमें से पैसा आउट होता चला जाएगा। तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगेन अपनी रिसर्च खुद भी करें, मैंने सिर्फ अपनी स्टडी शेयर की है। आगे आ जाते हैं फ्लैक्सी कैप फंड। दोस्तों ये कैटेगरी मेरी बहुत फेवरेट है, और मैं बताऊं मैं भी इसमें निवेश किया हुआ है, और मेरे को ये फंड जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं अभी आपको, एक तरह से मैं एजुकेट कर रहा हूं, तो ये फंड मेरा फेवरेट है।
क्यों फेवरेट है उसके बारे में दो चार बातें कर लेते हैं। देखो सबसे पहले कैटेगरी फ्लेक्सी कैप फंड। देखो दोस्तों इससे पहले ये मल्टी कैप हुआ करता था। मैं थोड़ा हिस्ट्री बता रहा हूँ। मल्टी कैप मतलब जिसमें स्मॉल कैप भी हो, जिसमें लार्ज कैप भी हो, जिसमें मिड कैप भी हो, यूनिवर्स आ गया। लेकिन सेबी ने गाइडलाइन लगा दी कि आप किसी भी एक मल्टी कैप के अंदर किसी भी कैटेगरी में, चाहे स्मॉल हो, चाहे लार्ज हो, चाहे मिड कैप हो, 25% से कम आप निवेश नहीं कर सकते। यानी अगर आपने स्मॉल कैप लेने हैं तो मिनिमम 25%, लार्ज कैप लेने हैं तो मिनिमम 25%, मिड कैप लेने हैं तो मिनिमम 25%। अब देखो दोस्तों, अगर आपके पास पैसा आ रहा है लगातार और मार्केट हाई पे चल रहा है और स्मॉल कैप में तेजी है, फ्रोथ जमी हुई है, मतलब आप ये लगा लो कि इसमें टाइम स्मॉल कैप हाई पे भाग रहे हो, सपोज ओवर वैल्यूएशन हो रखा हो, तो फंड मैनेजर को मजबूरी है कि 25% का क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। स्मॉल कैप में भी निवेश रहना पड़ेगा, मिड कैप में भी निवेश करना पड़ेगा, वहां लार्ज कैप में ज्यादा नहीं कर सकते आप। तो फंड मैनेजर बाउंड हो जाता था। लेकिन उससे क्या होता था, रिटर्न्स पे असर पड़ता था। लेकिन ये फिर इसके बाद आई फ्लेक्सी कैप। इसको फ्लेक्सी कैप एक और कैटेगरी सेबी ने इंट्रोड्यूस की। उसमें क्या है, ये 25% का बाउंडेशन नहीं है कि अगर आपको स्मॉल कैप में करना है स्मॉल कैप में करो, लार्ज में करना लार्ज में करो, मिड में करना मिड में करो, जिसमें जो मर्जी जो जैसा करना है, डेट लेना है, फॉरेन स्टॉक्स में करना है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, ऑप्शन बाइंग करनी, कुछ भी करना है करो। फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबल हो, आप पूरी तरीके से स्किल लगा दो, रिटर्न निकाल के दे दो। इसलिए मुझे ये पसंद है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक्सपेंस रेशियो पे करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा फंड मैनेजर के हाथ खुले हुए हैं, फुल हैंड है उसको, वो अच्छे तरीके से रिटर्न निकाल के दे, अपनी टीम को बनाए बढ़िया तरीके से रिटर्न निकाल के दे। तो ये फ्लेक्सी कैप फंड मेरे लिए इसलिए फेवरेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पैसिवली पूरी तरीके से, एक्टिवली पूरी तरीके से फंड मैनेजर और उसकी टीम लग जाती है रिटर्न लाने के लिए। अब इसमें क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा इंडेक्स फंड से ज्यादा तो होगा ही, क्योंकि इंडेक्स फंड में तो कोई मेहनत नहीं कर रहा, इंडेक्स को ही मिमिक कर रहा है, कॉपी कर रहा है। ठीक है, अभी समझाया था मैंने। यहाँ पे क्या मेहनत कर रहे हैं, पूरी तरीके से रिसर्च कर रहे हैं। तो मेरे लिए जरूरी हो जाता है कि मेरा फंड मैनेजर कितना पुराना है इस फंड के साथ, ये बहुत जरूरी हो जाता है। क्या वो फंड या फंड मैनेजर हमारा, लगभग जो स्कीम चल रही है जिसमें हम निवेश करने वाले हैं फ्लेक्सी कैप में, क्या वो 10 साल पुरानी है या नहीं है। तो मैंने यही देखा 10 साल पुरानी है स्कीम, 2013 की आई हुई है, आज 25 चल रहा है। ठीक है, तो ये 10 साल पुरानी है, इसने हर तरह का टाइम देखा, कोविड भी देखा, बहुत बुरा बुरा टाइम भी देखा, बहुत अच्छा अच्छा काम भी, टाइम भी देखा। और मैं आपको बताऊं, जब मार्केट गिरता है तो ये तो सारे फंड गिरते हैं, लेकिन ये ऐसा फंड है जो सबसे कम गिरता है। और जब रिटर्न्स आती हैं तो बढ़िया दमदार रिटर्न आती है, और ड्यू डिलीजेंस इतना बढ़िया आया है, मजा आ गया। ठीक है, रिसर्च इतनी सॉलिड की मैं कह नहीं सकता। और इनका जो यूनिट होल्डर मीट होता है, मैं उसमें गया हुआ भी हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से फंड हाउस चलता है। आप ये लगा लो, मार्केट अभी पीछे इनके पास आज भी लगभग 13, 14, 15% ये कैश पे बैठे हैं। क्यों बैठे कैश पे, क्योंकि इन्हें अच्छा बार्गेन नहीं मिल रहा, इनको लगता है मार्केट ओवर वैल्यू चल रहा है, तो ये कैश पे बैठ जाते हैं दोस्तों। ये स्टॉक्स खरीदते ही नहीं है, जब सस्ते होंगे तभी खरीदेंगे। इनका सीधा सा फंडा, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं है कि रिटर्न्स को चेज करने के लिए महंगा महंगा माल भर लो, पैसा आ रहा है तुरंत इन्वेस्टर का भर दो, कुछ भी ले लो। कुछ भी नहीं लेते ये, पूरी रिसर्च करते हैं, दाम देखते हैं, वैल्यू देखते हैं, उसमें शेयर्स के अंदर प्राइसिंग देखते हैं, उसके बाद शेयर खरीदते हैं। अगर इनको लगता है ओवर वैल्यू है, ये नहीं घुसते, ये उतनी वैल्यू पे खरीदते हैं जितनी इनको जस्टिफाई होती है। ये फॉलो करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल को। वैल्यू इन्वेस्टिंग कहता है कि डिस्काउंट में शेयर खरीदो, ये डिस्काउंट में खरीदते हैं, महंगे में बेचते हैं, और बहुत लंबे लंबे तक भी ये शेयर होल्ड करते हैं। आईटीसी, आईईएक्स, सीडीएसएल, भाई साहब बहुत बहुत साल इन्होंने होल्ड किया, आप चेक कर सकते हैं उनकी पोर्टफोलियो, बहुत दमदार तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, इनका जो रिटर्न की बात करूं, 5 साल में इन्होंने 24.6%, यानी 25%। और दोस्तों अभी मार्केट गिरा हुआ है 6 महीने से, अगर ये मार्केट बढ़ा हुआ होता तो आपको 28-30% दिखाई दे रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, 3 ईयर्स में 16%, यही आपको 17, 18, 19, 20% दिखाई दे रहा होता। इसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.63% है। शार्पे रेशियो 1 से ज्यादा है, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। फंड मैनेजर लेजेंडरी लेजेंडरी राजीव ठक्कर जी है,
बहुत ब्रिलियंट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत सज्जन सुंदर, भाई साहब मजा आ गया। तो राजीव ठक्कर जी हैं, इनकी टीम है बहुत बढ़िया, रौनक ओमकार जी हैं, राज मेहता जी भी हैं। तो मैं तो बिल्कुल इनसे सेटिस्फाइड हूँ। अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी बात सुन के मत ले लेना, अपनी पढ़ाई रिसर्च कर लेना। और एक और खास बात बता देता हूँ, इस स्कीम के अंदर ये लगभग 65% ये पैसा डोमेस्टिक में डालते हैं, यानी इंडिया में डालते हैं। 35% इन पे जो शेयर्स है ना, वो फॉरेन के हैं भाई, यूएस के स्टॉक्स इसी पोर्टफोलियो में। यानी आपको डाइवर्सिफिकेशन ये कंट्री वाइज भी दे रहे हैं, मतलब डॉलर में भी अर्निंग करा रहे हैं आपके फंड की ये। मतलब आप समझ लो, अमेजन इन पे, गूगल का शेयर इनके पास है आपके फंड में, ठीक है। मेटा का इनके पास है, मारुति सुजुकी वाली जो कंपनी है ना, सुजुकी जो है, वो वहां लिस्टेड है अमेरिका में। सुजुकी जो लिस्टेड है वो भी इनके पास है। एक टाइम पे 3M भी इनके पास हुआ करती थी, ठीक है। नेटफ्लिक्स भी शायद हुआ करती थी इनके पास, माइक्रोसॉफ्ट है इनके पास। तो ऐसी ऐसी कंपनियां लेके बैठे हुए हैं। और देखिए, अब मैं बता देता हूँ, अब आप जाके चेक करोगे तो 35% से कम मिलेगा उसका पोर्शन। क्यों? क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट यानी हमारी भारत सरकार ने सीलिंग लगा दी है कि एक साल में इतने से ज्यादा निवेश नहीं हो सकता यूएस इक्विटीज में, या इतने टोटल कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। सीलिंग मतलब एक हाईएस्ट लिमिट लगा रखी है, वो हाईएस्ट लिमिट इंडस्ट्री की हिट हो चुकी है। इस वजह से नया पैसा यूएस इक्विटी में नहीं जा रहा काफी समय से। जिस दिन वो लिमिट हट जाएगी तो ये फिर से दोबारा से यूएस स्टॉक्स को खरीदना शुरू कर देंगे वैल्यू देखते ही। और जहां पे ये खरीदना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली 65 और 35 का रेशियो इनका आ जाएगा। तो अभी घबराने की कोई बात नहीं है, डोमेस्टिक में भी बढ़िया रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। मेरे पास काफी समय से है, मैं बायस हो सकता हूँ, इसलिए आप अपनी रिसर्च कर लेना। आगे आ जाते हैं। फिर हमारा एचडीएफसी का फोकस्ड 30 प्लान। फोकस्ड फंड क्या होते हैं? फोकस्ड फंड भैया 25 से 30 शेयर होते हैं इनकी लिस्ट में कुल। ऐसा नहीं 50-50, 70-70 फंड मैनेजर ने स्टॉक पर रखे हैं और ये स्टडी नहीं कर पा रहे, टीम स्ट्रगल कर रही है, रिटर्न नहीं आ पा रही, ठीक है। कि भाई मान लो अगर आपके पास 100 स्टॉक्स हैं तो 1-1% बन रहा है होल्डिंग। और एक एक स्टॉक अगर आपका 4 गुना भी हो गया, 4 गुना भी हो गया, तो कुल 4% रिटर्न बनेगा पोर्टफोलियो में। अगर 100 स्टॉक्स हैं आपके पास पोर्टफोलियो के अंदर, तो 1-1% सब में बन गया होल्डिंग, सारी कंपनीज में। अगर आपके पास 100 कंपनी है, एक कंपनी अगर 4 गुना भी हो गई तो पोर्टफोलियो पे कितना फर्क पड़ा? कुल 4%, 4 गुना होने के बावजूद। तो ज्यादा स्टॉक्स होने भी, ओवर डाइवर्सिफाई होने में भी आपको फायदा नहीं, नुकसान ज्यादा है। नुकसान ज्यादा है, ठीक है, फायदा नहीं है। एक्सपेंसेस भी ज्यादा जाएंगे, उनको मैनेज करने की भी आपका, अगर आप देखो, मेहनत, एफर्ट, कॉस्ट ज्यादा जाएगी। और दूसरा, रिटर्न नहीं निकल के आएगी। कोई अच्छा आउट परफॉर्म भी करेगा तो उसका पोर्टफोलियो लेवल पे कोई रिटर्न नहीं निकल के आएगा। तो जरूरी है कि आपका पोर्टफोलियो फोकस तरीके से हो, कि 20 से 30 स्टॉक्स तो हो, 20-25 स्टॉक्स हो, 25-30 बस। 30 बहुत ज्यादा, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे 30 ज्यादा है, फंड हाउस के लेवल पे 30 सही है। यानी 20 से 30 की रेंज में होने चाहिए, ठीक है। 20 से 30 की रेंज में डाइवर्सिफिकेशन भी है, कंसंट्रेशन भी एक तरह से। तो ये वाला जो फंड है, ये है एचडीएफसी फोकस 30। इसमें अगेन हमने लिया है वो फंड जो कि 10 साल पुराना हो कम से कम। तो 1 जनवरी 2013 को इंसेप्शन है इनकी। 5 साल का जो इनका रिटर्न निकल के आ रहा है वो 22.91%। 3 साल का जो रिटर्न आ रहा है 22%। मैं अगेन ये कह रहा हूं आपसे, अगेन कह रहा हूं, मार्केट इस टाइम गिरा हुआ है, पिछले 5-6 महीने से रिटर्न और शानदार आती है। अगर मार्केट चल रहा होता अपनी ट्रेंड पे, दोबारा चलेगा, रिटर्न शानदार आएगी। शार्पे रेशियो 1.56%, एक्सपेंस रेशियो 0.63%। फंड मैनेजर इज रोशी जैन जी। एचडीएफसी का ये फंड है, ठीक है। ब्रिलियंट फंड है, आप स्टडी कर लो, लेना चाहो ले सकते हो, अगेन अपनी स्टडी करके लेना। फिर आता है हमारा कॉन्ट्रास्ट फंड। कॉन्ट्रा भी अपने आप में एक यूनिक स्ट्रेटजी है, ठीक है। और इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड। सजेस्ट नहीं, बस आपको बता रहा हूँ, स्टडी शेयर कर रहा हूँ। कॉन्ट्रा फंड क्या होते हैं दोस्तों? देखो, एक इन्वेस्टर है हमारे, लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं यूएस के, उन्होंने कॉन्ट्रेरेनियन अप्रोच दी है।
उन्होंने ये बताया है कि देखो, जिस सेक्टर को मार्केट में ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, तो वहाँ पे ओवर वैल्यूएशन हो जाती है। स्टॉक्स जो हैं ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। सपोज आईटी सेक्टर चल रहा है, बूम पे चल रहा है, लगातार चलता जा रहा है, तो सारे स्टॉक्स आईटी के भागेंगे और इतना भागेंगे, उनके पी 100 200 200 300 हो रहे हैं, उनका ईवी इबिट्टा बढ़ता जा रहा है, पी बढ़ता जा रहा है, वैल्यूएशन स्काई रॉकेट हो रखी है और लोग पागलों की तरह पैसा लगा रहे हैं। तो भाई साहब बबल बन जाएगा और बबल एक दिन बस्ट होगा, और वो बस्ट होगा तो आपको नुकसान ज्यादा होगा, रिस्की बन जाएगा, रिटर्न एक टाइम पे आनी मुश्किल हो जाएगी और पैसे का इनफ्लो होते हुए एक्सपेंसेस रिस्की बन जाएगा, रिटर्न एक टाइम पे आनी मुश्किल हो जाएगी और पैसे का इनफ्लो होते हुए शेयर्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और जब वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो उनमें फायदा नहीं रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो ऐसे में जो स्टॉक्स, सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज जिनके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, साइलेंट पड़ी हुई हैं, जैसे मान लो बैंकिंग साइलेंट पड़ी हुई हो, वहां लोग ध्यान नहीं दे रहे, उसको बोरिंग समझ रहे हैं, उसको अच्छा नहीं मान रहे हैं, तो वहां वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, वहां डिस्काउंट क्रिएट हो जाएगी, वहां इनहेरिटेंटली मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्रिएट हो जाएगी। पर इसमें ये देखना पड़ेगा कि बैंक्स का वो बिजनेस या बैंकिंग का वो बिजनेस, हमारा बिजनेस अच्छा हो, वैल्यूएशन भले ही डाउन हो जा रही हो मार्केट में इंटरेस्ट ना होने की वजह से, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट तो आईटी में है। तो ऐसे में जब आप उनमें आई उस समय आईटी पे पैसा ना लगा के कॉन्ट्रा बैट लेते, कॉन्ट्रा मतलब अपोजिट बैट लेते, किस पे, बैंकिंग एंड फाइनेंस पे, क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, वहां कोई जा नहीं रहा, सारा पैसा आईटी में लग रहा है। तो जिस टाइम आईटी का बबल बस्ट होता, तो आप देखते कि लोग वहां से निकल के किस में आते, बैंकिंग में। तो जब बैंकिंग सेक्टर जब भी चलता, चलेगा तो है ही, जब भी चलता तो वहां पे रिटर्न आपकी मल्टीफोल्ड होता है। तो इस स्ट्रेटेजी पे कॉन्ट्रा फंड काम करता है, यानी मार्केट में जहां पे दो चार हॉट सेक्टर हैं, उन हॉट सेक्टर को छोड़ते हुए बाकी जो नेग्लेक्टेड या इग्नोर टाइप के या नॉर्मल टाइप के या न्यूट्रल टाइप के जो सेक्टर हैं, उनमें अच्छी अच्छी कंपनीज को, मोनोपोलीज को, लीडर्स को, ठीक है, इंडस्ट्री लीडर्स को, चैंपियंस को पकड़ लो, उनमें पैसा डालते रहो, और जब उनका सेक्टर्स का चलने का टाइम आएगा तो ये अच्छा रिटर्न निकाल के देंगे। इस स्ट्रेटेजी को कॉन्ट्रा फंड की स्ट्रेटेजी कहते हैं, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच कहते हैं, कि जहां पे मार्केट ग्रीडी है वहां पे आप फियरफुल हो जाओ, और जहां पे मार्केट फियरफुल है वहां पे आप ग्रीडी हो जाओ, क्योंकि वॉरेन बफेट जी ने कहा था कि जहां पे मार्केट ग्रीडी है वहां पे आप फियरफुल हो जाओ, जहां पे मार्केट फियरफुल है वहां पे आप ग्रीडी हो जाओ। तो यही अप्रोच ये फॉलो करता है। इसमें जो अच्छा फंड निकल के आ रहा है मेरी नजर में, वो है कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड, कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है। अगेन मैंने फिर यहाँ पे भी 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा। 1 जनवरी 2013 में ये फंड आया, रिटर्न्स देखो 5 साल की 18.76%। अगेन मार्केट अगर आप होता तो और अच्छी रिटर्न निकल के आती, 3 साल में 21.42%, देख रहे हो, 20% से ज्यादा रिटर्न है। शार्पे रेशियो 1.15, एक्सपेंस रेशियो 0.56%, और इसमें शिबानी कुरियन जी ने फंड मैनेज किया हुआ है। कोटेक का ये फंड है, इसको कहते हैं कोटेक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड। अगेन आप अपनी रिसर्च एनालिसिस करके इस फंड को खरीदना या नहीं खरीदना उसका डिसीजन बना सकते हो। आगे आ जाते हैं अगली कैटेगरी पे। देखो मैंने 5 फंड चुने हैं, तो 5 कैटेगरी में चुने हैं। मैंने एक ही कैटेगरी में आपको 10 फंड नहीं रिकमेंड करे हैं, तो आप बहुत ध्यान से समझो, सबके यूज केस अलग है। इंडेक्स फंड का यूज केस अलग है, फ्लेक्सी का अलग दिया, फोकस का अलग दिया, कॉन्ट्रा का अलग दिया, और अगेन अब जो बात आ रही है वो लिक्विड फंड की आ रही है, वो भी मैं समझा देता हूँ लिक्विड फंड क्यों बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, आपने जगह जगह सुना होगा कि आपको कुछ पैसा इमरजेंसी में रखना चाहिए, कुछ पैसा आपका उस टाइम पे रखना चाहिए जब मार्केट में फियर आ रहा है, मार्केट एक्सट्रीमली गिरा पड़ा है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है लेकिन पता नहीं चल रहा कहाँ निवेश करना है। तो पैसा पार्क करना है बेसिकली आपको, नियर टर्म के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 1 साल के लिए, यानी 3-4 साल के लिए, विद इन अ ईयर आपको पार्क करना है। आपको समझ नहीं आ रहा, कंटिजेंसी के लिए पार्क करना है, लाइबिलिटीज के लिए पार्क करना है, इमरजेंसीज के लिए पार्क करना है।
तो आप सेविंग बैंक में ना करके, सेविंग अकाउंट में पैसे पार्क ना करके आप लिक्विड फंड में पैसे पार्क कर सकते हो, पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। वहां पे आपको रिटर्न आएगी, जो कि रिटर्न हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि बैंक से ज्यादा निकल के आए और बैंक से ज्यादा वेल्थ आपकी बने। देखो ये वेल्थ बनाने का तो नहीं है, मैं कह सकता हूं, लेकिन पैसे पार्क हो अच्छी रिटर्न्स पे, उस ये इसका पर्पज है। और लिक्विड हो कि जब आपको जरूरत हो तुरंत पैसे आ जाएं, तुरंत पैसे आपके यूं निकल गए, और सेफ हो बैंक डिपॉजिट्स की तरह। और पर बैंक डिपॉजिट ना हो, तो इसके लिए हमने ये चुना है लिक्विड फंड। बैंक्स के डिपॉजिट पे बहुत बढ़िया बैंक होगा, 2-3% देगा, वो भी सालाना 3-4%। यहाँ पे लिक्विड फंड में मैंने कोशिश की है कि बैंक से ज्यादा रिटर्न आए। तो लगभग जो मैं फंड आपको यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ, 6-7% का उसका रिटर्न निकल के आता है। अगेन मेरा फेवरेट फंड हाउस है पराग पारिक म्यूचुअल फंड, उसका लिक्विड फंड है पराग पारिक लिक्विड फंड। इंसेप्शन डेट यानी ये जब स्टार्ट हुआ था 2018 में हुआ, 6 साल इसको हो गए हैं। ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है, रिटर्न इसकी 6.94% है। 6 महीने के रिटर्न 3.37% है। ठीक है, इसके बाद शार्पे रेशियो आ गया 0.29% माइनस का। शार्पे रेशियो क्या होता है, रिस्क ज्यादा लेते हुए आप रिटर्न ज्यादा लाते हो, तो 1 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रिस्क नहीं है, यहाँ पे रिस्क ही नहीं है, तो माइनस में आ रहा है ये शार्प है। ठीक है, इसलिए सेफ है ये। एक्सपेंस रेशो 0.27%। फंड मैनेजर है राज मेहता जी, राजीव ठक्कर जी के साथ बहुत सीनियर फंड मैनेजर हैं, और काफी अच्छे से इन्होंने वेल मैनेज किया हुआ है इसको। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि बेस्ट डेट क्या है टू डू एसआईपी। एसआईपी करने की बेस्ट डेट क्या है हमारे पास, हम किस दिन पे एसआईपी करें। एसआईपी हो रही है, लेकिन क्या कोई डेट ऐसी है कि जहां पे हमें निवेश करना चाहिए। देखो करने को आप महीने की पहली तारीख में भी कर लो। लोग ये कहते हैं कि सैलरी आएगी पहले आप इन्वेस्टमेंट निकाल लो, बाद में खर्चा कर लो, जो मर्जी आप वो कर लो। कुछ कहते हैं 15 तारीख को कर लो, महीने के बिल्कुल बीच। कुछ कहते हैं 30 तारीख को कर लो, महीने के अंत में। देखो जब भी डिप आए मार्केट के अंदर, आपको लग रहा है कि मार्केट गिर रहा है, डिप आ रही है और मुझे पैसे निवेश करना है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा किस शेयर में लूं, पोर्टफोलियो में लगाऊं, म्यूचुअल फंड में लगाऊं, कौन से शेयर में लूं, फ्रेंड जो कह रहा है उसमें लूं, दूध वाला जो कह रहा है उसमें लूं, गर्लफ्रेंड जो कह रही है उसमें लूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई साहब बाय द डिप म्यूचुअल फंड जो आपका बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बहुत विश्वास है आपको उसमें, जैसे मेरे केस में मैंने आपको बता दिया, मैं तो आंख बंद करके उसमें निवेश करने को तैयार हूं। मुझे कोई मेडल नहीं चाहिए कि इसी से कि मैं मैनेज अच्छे से करूं। भाई मेरा फंड मैनेजर भी कर रहा है ना, तो अल्टीमेटली मेरे पैसे बन रहा है। तो मैं तो फंड मैनेजर के ऊपर बैट भी ले लेता हूँ, बहुत ले लेता हूँ मैं बैट, कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ लगाना पैसा, लमसम है, एसआईपी है, जो भी है, मैं लगा देता हूँ फटाफट से। जब मेरी स्टडी अच्छी होती है, मुझे कोई शेयर समझ में आता है, तो मैं उनमें लगा देता हूँ। लेकिन मुझे जब लगता है कि यार मेरी स्टडी नहीं हुई है इस बार और अच्छे से करनी है या डाउटेड हूँ, मैं फटाफट उठा के म्यूचुअल फंड में एसआईपी मार देता हूँ। ठीक है, ये तो मैं करता हूँ। तो बाय द डिप, आप डिप को बाय कर सकते हो, मतलब जब भी आपके लगे कि मार्केट सिग्निफिकेंटली करेक्ट हुआ है, तो एक करेक्शन ही है दोस्त, जिनसे घबराना नहीं है, करेक्शन ही है दोस्त, जो बढ़िया रिटर्न आपको फ्यूचर में लाके देंगी। इसके बाद अगर आपको कुछ करेक्शन नहीं दिख रही, मार्केट सही चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, तो आप 25 तारीख उठा लो महीने की। उसमें बहुत सारे लोगों ने, मार्केट के एक्सपर्ट्स ने अपना ओवरव्यू दिया है, बहुत पुराने पुराने लोगों ने, और ऑब्जर्व भी किया गया है कि मार्केट के अंदर महीने की क्लोजिंग हो रही होती है 25 तारीख के आसपास। 25 तारीख के आसपास जो इन्वेस्ट करता है, रिसर्च में ये है कि उसको लॉन्ग रन में लगभग 1-2 का एनुअली फायदा मिलता है। और एक्सपेंस रेशियो की कैलकुलेशन में हम समझ गए थे कि 10-15 सालों में, 20-25 सालों में लगभग 30-40 लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है 1-2% से ही। तो यहाँ पे आपको बहुत फायदा मिलेगा उस एक्स्ट्रा 1% से। तो महीने की 25 तारीख पकड़ लो और बाय द डिप पकड़ लो। कुछ समझ में ना आए तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी पकड़ लो। ओके दोस्तों, अब बात आती है टारगेट्स की। मैंने आपको बोला था ना, मैं बताऊंगा कि 10,000 से 1 करोड़ कैसे बनाना है, तो अब बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। एग्जाम्पल एक ले रहे हैं कि एसआईपी अमाउंट अगर आपकी 15,000 की है, 15 साल आप लगाते हो, ठीक है, 15,000 की एसआईपी कर रहे हो,
15 साल के लिए लगा रहे हो, 15% का रिटर्न आपका म्यूचुअल फंड निकाल के दे रहा है। ध्यान रखना, पीछे जितने भी मैंने म्यूचुअल फंड बताए आपको, जो लॉन्ग रन के लिए बताया है, लिक्विड फंड को छोड़ देना, ठीक है। इंडेक्स फंड थोड़ा सा गिरा हुआ है, उसको भी शामिल कर लो क्योंकि मार्केट ट्रेंड पाएगा। सारे म्यूचुअल फंड्स ने 15% से ऊपर का ही दिया है, तो ये आना बहुत नॉर्मल है, आ जाएगा। 15,000 रुपए निकालो सैलरी में से, 15 साल के लिए डालो। आज मुश्किल लग रहा है 15,000, मैं कह रहा हूँ 5 साल बाद 15,000 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन लगाने 15,000 ही है, और आपकी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी 5 साल बाद, तो है ना। तो आज अगर जिसको मुश्किल लग रहा है, जिसको आज भी मुश्किल नहीं लग रहा है, आज लगा दो 15,000, 15 साल के लिए 15% पे, तो आप जानते हो 1 करोड़ बन जाएगा आपका, ठीक है। और 15 चौका 60, 15 पंजे 75, यानी 75। 72 का रूल पढ़ाया था, फर्स्ट वीडियो में जाके देख लेना। 5 साल में, 4 साल में, 4 सवा 4 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, 1 करोड़ 2 करोड़ बन जाएगा। फिर 2 करोड़ का अगले 4 साल बाद 4 करोड़ बन जाएगा, 4 का 8, 8 का 16, जनरेशन को पास करते जाओ वो पैसा। 15,000 भी लगाने की जरूरत नहीं फिर उसके बाद, 1 करोड़ बनने के बाद मत लगाओ, वो 1 करोड़ ही 2, 4, फिर पहाड़ा पढ़ लो 8, है ना, 16, इस तरह से बनता चला जाएगा। अगली SIP पे आ जाते हैं। अगली SIP है मेरी 10,800 की। 10,800 की, 10,000 की गई थी ना मैंने 1 करोड़ बनाने के लिए, 15 साल के लिए लगाओगे। 18% सारे म्यूचुअल फंड ने दिया है मिनिमम, जो मैंने डिस्कस किए हैं, दोबारा देख लेना, और 1 करोड़ की वेल्थ बन जाएगी, ठीक है। यहाँ 15,000 मैंने बहुत कंजर्वेटिव लिया 15%, यहाँ मैंने एवरेज लिया 18%, तो भी 1 करोड़ बन गया, तो भी 1 करोड़ बन गया, ठीक है मेरे दोस्त। देखते हैं आपके लिए क्या वर्क करेगा। आगे आ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। फिर से SIP हमारी 10,000 की, यानी 10,000 रुपये महीने की आप किस्त बांधी म्यूचुअल फंड में निवेश करते जा रहे हो, 15 साल के लिए करते जा रहे हो। 15% रिटर्न अगर दे रहा हो म्यूचुअल फंड आपको, तो आपके 68 लाख बनेंगे। 68 लाख यानी 70 लाख के आसपास बनेंगे, कब? 15 सालों के लिए। कितनी अमाउंट? 10,000, और कंजर्वेटिवली बहुत मिनिमम 15% ले रहा हूं। हालांकि जितने भी मैंने म्यूचुअल फंड्स बताए हैं उनमें 15% से ज्यादा रिटर्न आई है। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे। बहुत कंजर्वेटिव और बहुत नॉर्मल लिया है, एग्रेसिव तो मैंने बताया नहीं है, बढ़ा चढ़ा के तो मैंने बताया नहीं है, तो भी पैसा बन रहा है। 10,000 की SIP 20 साल चलाओगे 15% पे, बहुत कंजर्वेटिव, 1.5 करोड़ बन जाएगा दोस्तों, 1.5 करोड़ बन जाएगा, ठीक है। अब मेरे दोस्तों, आपने वीडियो देखी, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दोस्त हूँ आपका, सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट कर लो, और इस वीडियो को शेयर कर लो। जिनको म्यूचुअल फंड्स, जिनको शेयर मार्केट पढ़ना है, समझना है, अपने बच्चों को दिखाओ, अपने साथ वालों को दिखाओ, अपने यारों दोस्तों को शेयर करो, गर्लफ्रेंड को शेयर करो, बॉयफ्रेंड को शेयर करो, स्टूडेंट्स को शेयर करो, मम्मी पापा को शेयर करो, जिसको करना करो शेयर, रिश्तेदारों को करो। और मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सपोर्ट करते जाओ, प्यार देते चले जाओ। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लेकर आ रहे हैं। चैनल पे बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, म्यूचुअल फंड की फर्स्ट वीडियो भी पढ़ी है, कंपनी के बारे में मैंने डिटेल में एनालिसिस किया है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश ना करके, या करना करते भी हो, मैं तो सजेस्ट करूंगा कर लो। अगर आप डीमेट खोला हुआ है आपने किसी भी ब्रोकिंग, उससे जीरोधा हो, आप स्टॉक्स हो, धन ऐप हो, किस पे भी किया हुआ है, और आप प्रैक्टिकली सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो आगे वीडियोस आ रही हैं कि इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, क्या देखना है कंपनीज के बारे में, किस तरह से वैल्यूएशन चेक करना है, क्या फंडामेंटल में देखना है, सब वीडियो आएंगे इस चैनल के ऊपर। सब्सक्राइब कर लो। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, और मैं उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा इसके ऊपर। 1-2 दिन में आप सब लोग जुड़ जाओ उस पे। उसके बाद मैं आपको रिसर्च रिपोर्ट दूंगा कंपनीज के बारे में, डिटेल रिसर्च रिपोर्ट फ्री में, ठीक है। कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, बहुत भर भर के कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। न्यूज दूंगा रोज की, जिससे आप ट्रेड में यूज कर सकते हो, शेयर्स को खरीदने में, बेचने में यूज कर सकते हो। और मैं हर ग्रुप पे आपके साथ बात भी करूंगा। तो अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं हमारे साथ, तो बिग प्रॉफिट्स को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा, उसको फॉलो कर लेना, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। ओके, धन्यवाद। अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए, कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए, किसी भी कंपनी के ऊपर चाहिए, किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर चाहिए, मैं वो वीडियो बनाऊंगा, जस्ट कमेंट में डाल देना।
ओके, देर सवेर लगेगी लेकिन वीडियो ज़रूर बनेगी। ओके मेरे दोस्त, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।